नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्टूस अकेडमी पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th का जो चैप्टर 1 है हिस्ट्री का भौगोलिक खोज, उसके लेक्चर वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर वीडियो शुरू करते हैं। पहला है भौगोलिक खोज, चैप्टर का नाम है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। भौगोलिक खोज चैप्टर के नाम है, इंग्लिश में इसे ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज बोला जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं भौगोलिक खोज आखिर होता क्या है। तो देखिए भौगोलिक खोज क्या होता है। भौगोलिक खोज का तात्पर्य वैसे भूभाग का खोज करना होता है जिसका अस्तित्व तो इस पृथ्वी पर है, परंतु उसका व्यापारिक या सांस्कृतिक संबंध किसी अन्य देश से नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, इसको डीपली समझते हैं। भौगोलिक खोज का तात्पर्य वैसे भूभाग का खोज करना होता है, जैसे सपोज करते हैं हमारा देश इंडिया, ठीक है, इसे मान लिए हमारा देश इंडिया है। इसके बारे में दुनिया नहीं जानती है, बट सिर्फ यहाँ इंडिया के रहने वाले लोग जानते हैं कि हाँ हमारा देश इंडिया है। इसके बारे में दुनिया नहीं जानती है। और यहाँ पे दूसरे देश है, यहाँ पे रहते हैं सभी कोई, यहाँ पे दूसरा देश सब है, सभी कोई का यहाँ पे व्यापारिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध, कुछ न कुछ से रिलेशन है, लेकिन इंडिया से किसी का भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। और भौगोलिक खोज के दौरान होता क्या है, इसी में से कोई देश इस देश का खोज करता है तो वही भौगोलिक खोज कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो समझ में आ गया होगा भौगोलिक खोज का अर्थ क्या होता है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। भौगोलिक खोज का तात्पर्य वैसे भूभाग का खोज करना होता है जिसका अस्तित्व तो इस पृथ्वी पर है, परंतु उसका व्यापारिक या सांस्कृतिक संबंध किसी अन्य देश के साथ नहीं है। क्लियर है यहाँ तक ना? चलिए देखिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं भौगोलिक खोज के बारे में। तो भौगोलिक खोज जो है यूरोप की घटना है, और मध्यकालीन यूरोप का इतिहास अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें एक अंधकार युग आता है, ठीक है। उस अंधकार युग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, अंधकार युग क्या था। उससे पहले हम आपको बता दें कि भौगोलिक खोज की जो घटना है वो 11वीं अंधकार युग के बाद की घटना है, यानी कि मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास के बाद की घटना है, यानी कि आधुनिक यूरोपीय इतिहास कह सकते हैं इसे। तो देखते हैं अंधकार युग क्या है। देखिए इसमें अंधकार युग क्या कहा गया है। यूरोप के इतिहास में 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक के युग को अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। यूरोप के इतिहास में 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक के युग को अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। दूसरे शब्दों में वैसा युग जिसका इतिहास पतनशील करार दिया गया हो, जिससे विज्ञान, संस्कृति और स्वतंत्रता का काफी ह्रास हुआ हो, अंधकार युग कहलाता है। देखिए वैसा युग जिससे पतनशील करार दिया गया हो, ठीक है, और जिसमें संस्कृति, स्वतंत्रता और विज्ञान का काफी ह्रास हुआ हो, अर्थात जिसमें छुआछूत, जादू टोना, भूत पिचास, इस सब पे विश्वास लोग करते थे, वैसे युग को अंधकार युग कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो यूरोप का पूरा मध्यकालीन इतिहास था वो अंधकार युग में डूबा हुआ था। यूरोप का पूरा मध्यकालीन इतिहास अंधकार युग में डूबा हुआ था। अंधकार युग से निकलने के बाद ही भौगोलिक खोज संपन्न हुआ था। तो चलिए देखते हैं भौगोलिक खोज किस प्रकार हुआ और क्यों हुआ था। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये यूरोप कंट्री है, ठीक है। भौगोलिक खोज यूरोप से हुआ था, सॉरी यूरोप कॉन्टिनेंट है या महादेश है। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। इसको यूरोप को जो था एशिया से व्यापार करने का काफ़ी मन था और एशिया से व्यापार करना चाहता था। तो रास्ते में उसे कुस्तुनतुनिया से होकर जाना पड़ता था। एक कुस्तुनतुनिया, ठीक है, इसका जो रास्ता था कुस्तुनतुनिया से होकर जाना पड़ता था। कुस्तुनतुनिया से होकर इसे एशिया में आना पड़ता था। सबसे पहले कुस्तुनतुनिया जाता, उसके बाद में एशिया आता, और खासकर इंडिया आने की ज़्यादा तमन्ना थी। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो देश भारत था वो सोने की चिड़िया था। तो सोने की चिड़िया का नाम सुनकर इसके मुंह में पानी आ जाता था और ये चाहता था कि हम भारत के साथ व्यापार करें। तो इसी के लिए वो हमेशा एशिया आना चाहता था, लेकिन उसको कुस्तुनतुनिया के रास्ते आना पड़ता था। तो कुस्तुनतुनिया वाले क्या करते थे, एशिया से वो जितना भी सामान ले जाता उसका बहुत ज़्यादा कर लिया करता था। इतना कर लिया करता था कि यूरोप वासियों को बहुत कम अर्थात ना के बराबर इसे मुनाफा होता था। इसीलिए यूरोप वासियों ने सोचा क्यों ना हम ऐसा रास्ता खोजे जिससे डायरेक्ट हम इंडिया जा सके, डायरेक्ट एशिया जा सके, बिना किसी कुस्तुनतुनिया जैसे जगह से मिले। यानी कि हम समुद्री मार्ग से जाएंगे तो किसी को टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा मुनाफा भी होगा। तो इसलिए वहाँ पे भौगोलिक खोज आरंभ हुआ था। उससे पहले इसे जान लेते इस पॉइंट को। 11वीं से 12वीं शताब्दी में जेरूसलम आधुनिक इजराइल का में अवस्थित है। जो जेरूसलम है आधुनिक इजराइल में अवस्थित है। 11वीं से 12वीं शताब्दी में जेरूसलम पर अधिकार के मुद्दे पर धर्म युद्ध ईसाई एवं मुसलमानों के बीच हुआ था, ठीक है। एक पॉइंट है, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। तो दोस्तों ये लोग तो सोचे हुए थे कि हम अब समुद्र के मार्ग से जाएंगे भारत के पास, लेकिन उस समय अंधकार युग था। आपको बता दें उस समय अंधकार युग था, जिसके कारण लोग पृथ्वी के समुद्र में उतरने से डरते थे, क्योंकि
उन लोगों का मानना था कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, जिसके कारण होगा क्या, देखिए आपको बतलाते हैं। उन लोगों का मानना था पृथ्वी गोल है, और पृथ्वी गोल है और चपटी हुई है। तो चपटी है तो हम पृथ्वी से अगर समुद्र के रास्ते जाएंगे तो पृथ्वी का किनारा आ जाएगा और हम उसमें गिर कर पाताल में विलीन हो जाएंगे, ठीक है। लोगों का मानना था, और मानना था अगर समुद्र में जाते हैं बिना कुछ दिशा नापने वाले, मानने वाले, दिशा बताने वाले यंत्र के, तो समुद्र में गुम हो जाएगा, क्योंकि समुद्र में चारों तरफ पानी होता है, जिससे उनको पता नहीं चल पाएगा किधर जाना है किधर नहीं जाना है। तो लोग उस समय समुद्र में उतरने से भी डरते थे। लेकिन जैसे ही कुछ वैज्ञानिक उपकरण जैसे दिशा सूचक यंत्र, दूरबीन, उसके बाद में दूरबीन का जो आविष्कार किए हुए थे उनका नाम है हेंस ली पर्सी। दूरबीन को जो आविष्कारक है उनका नाम हेंस ली पर्सी है। आपको दोस्तों कहिए कि सर दूरबीन का तो आविष्कार हमने पढ़ा है, गैलीलियो ने किया है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें हम गैलीलियो ने अपना दूरबीन बनाया था, लेकिन सबसे पहले वो दूरबीन बनाए हुए थे तो वो हेंस ली पर्सी बनाए हुए थे। इसलिए दूरबीन के आविष्कारक का श्रेय हेंस ली पर्सी को जाता है। गैलीलियो ने अपना दूरबीन बनाया था, बनाया तो था लेकिन अपना दूरबीन बनाया था हेंस ली पर्सी के बनाने के बाद। अगला देखिए, अगला हुआ था जैसा अक्षांश जानने का जो यंत्र है उसका खोज हुआ था एस्ट्रोलोब। उसके बाद में खोज हुआ था पुर्तगालियों द्वारा जहाज कैरावल का, जो एकदम हल्का और तेज चलने वाला जहाज था, जिसके कारण लोग समुद्र में उतरने से अब डरते नहीं थे। तो इस सभी आविष्कारों के बाद ये जितने भी आविष्कार हुए थे, इन सभी सबसे पहले देख लेते हैं इस आविष्कार से हमें कितने कितने मतलब पॉइंट बनते हैं, उस सभी पॉइंट को कवर कर लेते हैं। दिशा सूचक यंत्र का उपयोग यूरोप वासियों ने अरबों से सीखा था, यह एक पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। अगला है दूरबीन का खोज हेंस ली पर्सी ने किया था, ये भी एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी याद रखिएगा। एस्ट्रोलोब जो है अक्षांश जानने का यंत्र है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और हल्के तथा तेज चलने वाले जहाज कैरावल का खोज पुर्तगालियों ने किया था। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग इस तस्वीर से प्राप्त किए हैं। जो ये तस्वीर है, इस तस्वीर से हमको जितने भी पॉइंट बने हैं वो अगले, ये देखिए यहाँ पे है, ये सभी पॉइंट है आपको, ठीक है। अब इन नए उपकरणों के साहस के बल पर कुछ वैज्ञानिक, इन जितने भी नए उपकरण हुए थे सभी उपकरण के साहस के दम पर एक यूरोप के पुर्तगाली व्यापारिक बार्थोलोम्यू डियाज क्या किए, अटलांटिक एवं भूमध्य सागर में अपना जहाज उतारे और उस जहाज के माध्यम से उन्होंने 1488 ईस्वी में उत्तम आशांतरिप यानी केप ऑफ गुड होप पे पहुंच गए। उत्तम आशांतरिप कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका में है। यानी कि 1488 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज ने दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशांतरिप का खोज किया। उस उत्तम आशांतरिप को इंग्लिश में केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, ठीक है। और बार्थोलोम्यू डियाज थे, वो पुर्तगाली नाविक एवं व्यापारी थे। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अगर वीडियो पसंद पड़ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला हम यहाँ पे बार्थोलोम्यू डियाज किस प्रकार अपना यात्रा संपन्न किए हुए थे उसको देखते हैं। देखिए बार्थोलोम्यू डियाज लिस्बन से निकले हुए थे, ठीक है। यहाँ से लिस्बन, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है आपको यात्रा मार्ग है, और लाल कलर से दिया गया है, और हल्का जो पिंक कलर में है वो यात्रा वापसी का है। तो लाल कलर वाला देखिए यहाँ पे जा रहा है, और जो यहाँ से लिस्बन से स्टार्ट किए हुए थे अपनी यात्रा और जाकर अंत किए हुए थे डियो ग्रेट फिश में, ठीक है। और यात्रा की वापसी किए हुए थे, देखिए यहाँ पे आए हैं द केप ऑफ गुड होप, यहाँ है द केप ऑफ गुड होप, यानी कि लिस्बन से वो द केप ऑफ गुड होप आए हुए थे। ये है उनका रास्ता, इसी रास्ते से वो आए हुए थे। यहाँ तक अगर क्लियर है तो सभी को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फटाफट। अब बात करेंगे कोलंबस के बारे में। देखिए कोलंबस के बारे में बात करते हैं। कोलंबस ने 1492 ईस्वी में नई दुनिया का पता लगाया था, ठीक है। 1492 ईस्वी में कोलंबस ने नई दुनिया को पता लगाया था, और तत्कालीन समय में नई दुनिया अमेरिका को कहा जाता था। नई दुनिया कहने का सबसे बड़ा कारण है कि उस समय अमेरिका के, यानी कि नई दुनिया के बारे में दुनिया को कोई अंदाजा नहीं था कि नई दुनिया नाम की कोई जगह है, अमेरिका नाम का कोई जगह है। उस जगह के बारे में किसी को कोई मालूम नहीं था, इसीलिए उसे नई दुनिया कहा गया सबसे पहले, ठीक है। और उन्होंने नई दुनिया के निवासियों को, यानी कि नई दुनिया के निवासियों को कोलंबस ने रेड इंडियन कहा। रेड इंडियन कहने का कारण यह है कि कोलंबस इंडिया की खोज में निकले हुए थे, और इंडिया की खोज करने के कारण उन्हें समुद्र में अपना जहाज उतारा, लेकिन वो रास्ता भटक कर नई दुनिया का खोज कर लिए, और उनको लगा कि यह ही इंडिया है। और उनको मालूम था, सुना था कि इंडिया के लोग जो होते हैं हल्का सांवले, हल्का गोरे या हल्का काले होते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए कि वहाँ पे सभी जो लोग हैं वहाँ पे सभी गोरे हैं, सभी का चेहरा लाल लाल गोरा है। तो उनको लगा कि ये शायद
इंडिया के लोग भी वाइट होते होंगे, यानी कि गोरे होते होंगे, तो इसीलिए उन्होंने उनको रेड इंडियन कहा। ठीक है, इसीलिए नई दुनिया के निवासियों को कोलंबस ने रेड इंडियन कहा। अगला देखिए, अगला है कोलंबस इटली का नाविक था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहीं कहीं बोला जाता है कोलंबस स्पेन का निवासी था, कहीं कहीं इटली का निवासी था। अगर आपको ऑप्शन में इटली हो तो इटली लगाइएगा, अगर ऑप्शन में इटली ना हो तो स्पेन लगाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। नहीं देखिए यहाँ पे थोड़ा कोलंबस का यात्रा देख लेते हैं, किस प्रकार कोलंबस ने अपना यात्रा संपन्न किया था। यहाँ से देखिए यूरोप से निकले हुए थे 1492 ईस्वी में, यहाँ पे पहुंचे अमेरिका के जो द्वीप है उस द्वीप पे पहुंचे हुए थे और वहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा था। उसके बाद में फिर वह 1493 में भी गए, 1502 में भी गए और 1498 में भी गए, यानी कि वो 4 बार अमेरिका गए हुए थे। चलिए अगला देखते हैं अब, अमेरिकी वेस्पुची। उससे पहले जानते हैं अमेरिकी वेस्पुची ने नई दुनिया का विस्तार से पता लगाया। जो नई दुनिया है यानी कि अमेरिका, उसका विस्तार से पता अमेरिकी वेस्पुची ने लगाया। कोलंबस ने तो सिर्फ खोज किया था, उसका विस्तार से पता अमेरिकी वेस्पुची ने लगाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अमेरिकी वेस्पुची के नाम पर अमेरिकी वेस्पुची के नाम पर नई दुनिया को अमेरिका के नाम रखा गया, यानी कि जो अमेरिकी वेस्पुची है उन्हीं के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका रखा गया। अगला, अमेरिकी वेस्पुची स्पेन के नाविक थे और जो अमेरिकी वेस्पुची है वो स्पेन के नाविक थे। यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं नई दुनिया के बारे में। नई दुनिया आखिर है क्या? देखिए, अमेरिकी महाद्वीप को यूरोपीय द्वारा नई दुनिया कहा गया क्योंकि कोलंबस की यात्रा से पूर्व इसकी कोई जानकारी नहीं थी। आपको उसी समय बताया है कि यह नई दुनिया के बारे में यूरोप वासियों क्या पूरे दुनिया वालों को मालूम नहीं था, इसीलिए इसे नई दुनिया कहा गया। चलिए अब आगे बात करेंगे वास्को डी गामा के बारे में, जिन्होंने भारत की खोज किया था। वास्को डी गामा भारत का खोज वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में किया था। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया था, अर्थात अमेरिका के खोज के 6 साल बाद, यानी कि 1492 में अमेरिका का खोज हुआ था, 6 साल ऐड कर दिया गया तो 1498 हो जाएगा। 1498 में वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया था। यहाँ तक क्लियर है सभी का। अगर देखिए, वास्को डी गामा उत्तम आसांतरीप के रास्ते होते हुए भारत आए, जहाँ उनका मुलाकात भारतीय नाविक अब्दुल मजीद से हुई थी। जो भारतीय नाविक थे अब्दुल मजीद, उनसे उनका मुलाकात हुआ था केप ऑफ गुड होप पर, यानी कि उत्तम आसांतरीप पर, और उन्होंने ही भारत का रास्ता उन्हें बताया था, जिसके कारण वह भारत पहुंचे हुए थे। और वो भारत के वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे। कालीकट वर्तमान में भी कहाँ पड़ता है? तो केरल में पड़ता है। देखिए यहाँ पे जो कालीकट है वर्तमान में केरल में पड़ता है। उस समय केरल के सम्राट जो थे वो जमोरिन थे। जमोरिन, यही है जमोरिन का पिक्चर आप देख सकते हैं। उस समय जमोरिन ने वास्को डी गामा का काफ़ी मदद की और काफ़ी सामान भी किए। वास्को डी गामा द्वारा भारत से लाए गए वस्तु को 26 गुना मुनाफे पर यूरोपीय बाजार में बेचा गया। जो वास्को डी गामा भारत से कुछ मसाले खरीद के ले गए अपने देश यूरोपीय बाजार में, वहाँ उन्हें 26 गुना मुनाफा पर इसे बेचा। सोच लीजिए कितना ज़्यादा मुनाफा हो रहा था उनको। और वही कुस्तुनतुनिया के मार्ग आते तो उनको सिर्फ न के बराबर उन्हें मुनाफा होता, क्योंकि कुस्तुनतुनिया में उन्हें को क्या किया जाता, बहुत ज़्यादा कर दिया जाता था, देना पड़ता था। अगला, वास्को डी गामा पुर्तगाली नाविक थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है वास्को डी गामा कहाँ के नाविक थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाल के नाविक थे। और दोस्तों अभी तक आप ऑब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखे तो ऑब्जेक्टिव वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन पर भी मिल जाएगा और जाकर इन स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। और इसका क्वेश्चन आंसर भी हम बना चुके हैं, आप जाकर देख लीजिएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। आगे देखिए, वास्को डी गामा ने किस प्रकार भारत का खोज किया था उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे उन्होंने भी लिस्बन से अपना यात्रा स्टार्ट किया था। लिस्बन होते हुए उन्होंने केप ऑफ गुड होप पर आया। ठीक है, केप ऑफ गुड होते हुए इधर आते आते कालीकट पहुँचे। कालीकट के बंदरगाह पर वहाँ केरल के जो सम्राट थे जमोरिन, उन्हें उनका खूब आदर सम्मान किया, उन्हें व्यापार करने की छूट दी और उन्हें व्यापार करके अपने एरिया गए, अपने घर गए, अपने यूरोप कॉन्टिनेंट गए, तो वहाँ उनको 26 गुना मुनाफा हुआ। भारत से ले गए सामानों को अगर अपने यूरोपीय बाजार में बेचा तो उन्हें 26 गुना मुनाफा हुआ। अगला बात करेंगे मैगलन के बारे में। मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। पूरी दुनिया का चक्कर सर्वप्रथम मैगलन ने लगाया था और मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर 1519 ईस्वी में लगाया था। वो भी अपने नाव से पूरी दुनिया का चक्कर। जो लोगों का मानना था कि पृथ्वी चपटी हुई है, आगे जाने पर पृथ्वी का किनारा आएगा और हम किनारे में गिरकर पाताल में विलीन हो जाएंगे, उसे भ्रम को दूर करने के लिए मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर अपने जहाज से लगाया था और उन्होंने यह साबित कर दिया कि पृथ्वी चपटी हुई नहीं है बल्कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, आगे देखते हैं। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के द्वीपों का पता लगाया था। यानी कि जो कैप्टन कुक है वो ऑस्ट्रेलिया खोज किए थे तथा न्यूजीलैंड के द्वीपों का पता लगाए थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी को याद करके रखिएगा आप। अगला पॉइंट को देखते हैं।
सर जॉन तथा सेबास्टियन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया था। जो सर जॉन तथा सेबास्टियन कैबोट थे वो दोनों मिलके न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाए हुए थे। अगला देखिए, अगला भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन में स्पेन की महारानी इसाबेला तथा पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर का मुख्य योगदान था। यानी कि जो भौगोलिक खोज है उसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका कोई निभाया तो थे हेनरी द नेविगेटर जो पुर्तगाल के राजकुमार थे तथा महारानी इसाबेला जो स्पेन की महारानी थी। ये दोनों का काफ़ी योगदान था भौगोलिक खोजों में। इन्होंने अपने लोगों को कहा भौगोलिक खोज करने के लिए, तो भौगोलिक खोज में अपने लोगों को सहायता भी किया, जिसके कारण भौगोलिक खोज इतने अच्छे से संपन्न हो पाया। चलिए दोस्तों, अंतिम है, ये लास्ट पॉइंट इसे देखते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन कब और कैसे हुआ था? तो देखिए, पुर्तगाल का जो आगमन हुआ था 1498 में हुआ था। यहाँ पे कुछ हल्का सा गड़बड़ हो चुका है, देख लीजिए यहाँ पे आगमन है और आगे देखते हैं यहाँ पे 1498 है, आप क्लियर देख सकते हैं यहाँ पे। ये रहा, पुर्तगाल का जो आगमन था 1498 में हुआ था और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 1600 ईस्वी में हुआ था। डच का आगमन 1602 में, फ्रांसीसी का 1664 में, डेनिश का 1616 में और स्वीडिश का 1731 में। वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।